डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 91, निशा ने किया खुलासा। कहानी अब तक। निशा तो अवनी को मास्क में भी पहचान गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अवनी के पास जा गले लगते हुए बोली, कैसे हो भाभी? आए। भाभी शब्द सुन ऋषभ जो अपना मास्क हटाने जा ही रहा था वो आंखें फाड़ बस निशा को देखना लगा। वही हाल कोमल को विवान का भी था। आए। अवनी भी निशा को हक करते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? आए। उन दोनों की बातें सुन ऋषभ और विवान की सिटी पिटी गुल थी। अब आगे ऋषभ ने जल्दी से अपना मास्क हटाया और कभी निशा को घूरता तो कभी अवनी को। निशा ऋषभ को हैरान परेशान देख बोली, छोटे इतना शौक क्यों है तुझे? क्या लगा कि मुझे ये बात पता नहीं कि तू आर के? आए। बेटा तू भूल क्यों जाता है? तेरे से पहले इस दुनिया में मैं आई थी तो मुझसे ये बात छुपाना नामुमकिन था। ऋषभ निशा की बात सुन बोला, दी अगर आपको ये बात पता थी तो अपने कभी मुझे पता क्यों नहीं लगने दिया? आए। निशा थोड़ा सैद होते हुए बोली, क्योंकि तू चाहता था कि जो दी के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। ऋषभ इस बात से और हैरान हुआ कि निशा को ये पता है कि उस रात क्या हुआ था रजनी दी के साथ। आए। ऋषभ रजनी का नाम सुन भावुक हो गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। वो बोला, दी रजनी दी के साथ जो भी हुआ इसी वजह से मैंने आज तक किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि मैं हे आर के हूँ। पर एक बात समझ नहीं आए, आपको कैसे पता चला कि मैं हे आर के हूँ? आए। निशा बोली, क्यों आरके की बहन हूं और एक बहन अपने भाई को बहुत अच्छे से पहचान सकती है। पर एक और रीजन है जिसे मुझे ये पता चल गया था कि तू हे आरके है। ऋषभ बोला, वो क्या रीजन है? आए। दोनों को खड़े हो बातें करता देख अवनी बीच में बोली, दी और आप दोनों लोगों को अगर बातें ही करनी है तो बैठ कर भी तो कर सकते हैं, खड़े होकर करना जरूरी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाने, आप लोग अपना देख लो। आए। सब बोल अवनी टैब पर बैठ गई और मेनू ले देखने लगी। उसकी बात मान चारों भी टैब पर बैठ गए। ऋषभ ने एक बार फिर निशा से पूछा, उसे कैसे पता चला? निशा बोली, छोटे असल में जिस आम कंपनी तू चलता है ना उसकी सबसे बड़ी डिजाइन में है हूँ। आए। निशा की बात सुन ऋषभ और विवान का सिर फटने को हो गया, क्योंकि निशा जिसकी बात कर रही है वो पूरी दुनिया की इकलौती आम डिजाइनर जिसके डिजाइन आज तक फेल नहीं हुए और शायद यही रीजन है कि ऋषभ अंडरवर्ल्ड में आम डीलिंग का बादशाह कहलाता है। आए। ऋषभ बोला, दी वो डिजाइनर आप हो? निशा ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ बोला, ओह माय गॉड, जिस डिजाइनर को मैं आज तक बस उसके काम से जानता था आज पता चला वो कोई और नहीं मेरी बड़ी बहन है। आए। निशा बोली, हाँ छोटे, तेरी कंपनी में काम करने की वजह से ही मेरे इतने कॉन्टैक्ट बन गए हैं कि तेरी हर एक चीज की खबर मेरे पास होती है। जैसे तूने बिना किसी को बताए अवनी से शादी कर ली। शादी तो शादी, तुम दोनों तो अभी से नन्हे मुने की तैयारी में भी लग गए। आए। निशा की बात का मतलब अवनी और ऋषभ दोनों को समझ आ रहा था। अवनी जो शर्मा रही थी वही ऋषभ थोड़ा खुश था। वो बोला, दी वो तो अभी नहीं तो बाद में करना है, तो मैंने सोचा अभी से ही करते हैं। आए। निशा ऋषभ की बात सुन हंसने लगी। वही अवनी को ऋषभ पे गुस्सा आ रहा था, वो बस अपनी नजरें चुरा रही थी। तभी ऋषभ को कुछ याद आया। अवनी को देख बोला, एक मिनट, शुरू में तुम्हें कोई हैरानी नहीं कि निशा दी ने तुम्हें पहचान लिया? आए। अवनी जो शर्मा रही थी वो शर्माना छोड़ बोली, मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि निशा दी हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उन्हें आपके और रजनी दी के एक्सीडेंट के बारे में भी सब पता है। आए। ऋषभ एक आईब्रो ऊपर कर बोला, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि दी को सब कुछ पता है? अवनी बोली, क्योंकि दी ने मुझे मना किया था इसलिए। आए। ऋषभ अवनी के जवाब से सतीसफीद हुआ और बोला, चलो अब तो सबको सबके बारे में पता चल ही गया तो अब सब मिलके डिनर कर लेते हैं। तभी विवान रोकते हुए बोला, रुको रुको। सब उसकी तरफ देखने लगे। विवान बोला, निशा तुझे पता है ये कौन है? विवान ने कोमल की तरफ इशारा करते हुए बोला। आए। निशा बोली, बड़े भाई ये मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, ये मेरी बड़ी भाभी है। विवान निशा का जवाब सुन बोला, तुझे ऋषभ के साथ साथ मेरे बारे में भी सब पता है? निशा बोला, हाँ भाई, मुझे मेरे दोनों भाई प्यारे हैं तो दोनों के बारे में जानना मेरा हक है। विवान हाँ में सिर हिला, बोला ठीक है फिर चलो सब कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे भी अब बहुत भूख लग रही है। आए। एपिसोड 92, एजेंट 38। कहानी अब तक। निशा बोली, बड़े भाई ये मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, ये मेरी बड़ी भाभी है। विवान निशा का जवाब सुन बोला, तुझे ऋषभ के साथ साथ मेरे बारे में भी सब पता है? आए। निशा बोला, हाँ भाई, मुझे मेरे दोनों भाई प्यारे हैं तो दोनों के बारे में जानना मेरा हक है। विवान हाँ में सिर हिला, बोला ठीक है फिर चलो सब कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे भी अब बहुत भूख लग रही है। आए। अब आगे फिर सबने अपने अपने लिए लंच मंगाया। सब लोग लंच स्टार्ट ही करने जा रहे थे कि होटल के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही पांच ने अपनी अपनी गन निकाल ली और टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगे। धमाके की आवाज सुनते ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड एक्टिव हो गए। आए।
कुछ ने 5 को कवर कर लिए और उन्हें ऊपर ले जाने लगे और बाकी बाहर की तरफ भागे। ऋषभ ने विवान से बोला, ये ब्लास्ट कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ आने की खबर बाहर कैसे आए। विवान बोला, पता नहीं ऋषु, पर कोई तो हमें से है जो ये इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को पहुंचा रहा है कि तू कहाँ जा रहा है। ऋषभ ने भी हम में जवाब दिया और ऊपर के तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ होटल के बाहर अलग ही तबाही मची हुई थी। एक आदमी ऋषभ के बॉडीगार्ड को किसी ताश के पत्तों जैसा इधर उधर उठाकर फेंक रहा था। ये आदमी कोई और नहीं वही हिटमैन है जो विवान को मारने आया था और आज यहाँ भी वो विवान को ही मारने आया है। ऋषभ के बॉडीगार्ड उस हिटमैन को 5 मिनट भी नहीं रोक पाए और ऋषभ के 200 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड ढेर पड़े थे। वो हिटमैन सीधा अंदर गया और विवान को ढूंढने लगा, पर उसे वो कहीं नहीं मिल तो उसने एक अधमरे ऋषभ के बॉडीगार्ड को टॉर्चर करके पता लगाया कि विवान ऊपर की तरफ गया। हिटमैन तुरंत दौड़कर ऊपर की तरफ भागा। उसकी दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो ऋषभ के चोपर में बैठने से पहले ही ऊपर पहुंच गया और ऋषभ पर गन तान दी। ऋषभ के बॉडीगार्ड ने भी उस हिटमैन पर गन तान दी। बाकी सब चौपर में बैठ गए थे, इसलिए ऋषभ ने चौपर का गेट बंद कर दिया और विवान से तीनों के साथ रहने को बोला। विवान ने बहुत कोशिश तो की पर गेट नहीं खोल पाया। ऋषभ अब तक उस हिटमैन के सामने अपनी पीठ करके खड़ा था। ऋषभ बोला, एजेंट 38 तुम्हें क्या लगत है तुम मुझे मार सकते हो। एजेंट 38 बोला, लगत क्या है, तुम मरोगे है। ऋषभ उसकी बात सुन एक डेविल स्माइल दिया और उसकी तरफ घुमा। ऋषभ का फेस देखते ही एजेंट 38 के हाथ से बंदूक छूट गई और वो बोला, बॉस आप। बंदूक छुटते ही ऋषभ के बॉडीगार्ड ने एजेंट 38 को धर दबोचा। ऋषभ एजेंट 38 के पास आया और बोला, हाँ मैं 38, तुम मुझे मारने क्यों आए हो। एजेंट 38 बोला, बॉस मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आपकी ही वजह से मैं जिंदा हूँ, तो फिर आपको मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ऋषभ को उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो बोला, तो तुम विवान को मारने क्यों आए हो। 38 बोला, बॉस मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर मुझे किसी ने मजबूर किया है कि मैं विवान सर को मरूं, पर मुझे सच में ये बात नहीं पता थी कि विवान ई सर आपके आदमी है। अगर पता होता तो मैं कभी ये गलती नहीं करता। ऋषभ बोला, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें विवान को मारने को किसने बोला। 38 बोला, बॉस मैं ये नहीं बता सकता, ये हमारे धंधे के खिलाफ है, चाहे आप मुझे मार भी क्यों ना दे, मैं अपने धंधे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऋषभ उसे अपने काम को लेकर इतना वफादार देख बोला, 38 में तुझे कुछ नहीं करने वाला और ना ही तुझे उस आदमी के बारे में बताना है, और तेरी जो भी मजबूरी होगी मैं उससे खत्म कर दूं, बदले में तुझे कुछ जिंदगी बार के लिए मेरे लिए काम करना होगा। ऋषभ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, बोल मंजूर है फिर। एजेंट 38 ने थोड़ा देर सोचा और ऋषभ से हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक हर बॉस। एपिसोड 93 कहानी। अब तक ऋषभ उसे अपने काम को लेकर इतना वफादार देख बोला, 38 में तुझे कुछ नहीं करने वाला और ना ही तुझे उस आदमी के बारे में बताना है, और तेरी जो भी मजबूरी होगी मैं उसे खत्म कर दूं, बदले में तुझे कुछ जिंदगी बार के लिए मेरे लिए काम करना होगा। ऋषभ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, बोल मंजूर है फिर। एजेंट 38 ने थोड़ा देर सोचा और ऋषभ से हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक हर बॉस। अब आगे ऋषभ ने एक डेविल स्माइल दी और बोला, मैं ऐसे नहीं विश्वास नहीं करने वाला कि तुम मेरे लिए काम करने के लायक हो। एजेंट 38 बोला, ठीक है बॉस, आप बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपके काम करने के लायक हूँ। ऋषभ उसकी बात सुन एक डेविल स्माइल के साथ बोला, 38 तुम्हारा पहला टास्क है, जिसने भी विवान को मारने के लिए तुम्हें मजबूर किया था उसे पकड़कर मेरे पास लाना। एजेंट 38 ऋषभ का काम सुन मन में बोला, बॉस ने क्या बातों में घुमाया और मुझी से वो काम करा रहे हैं जो कोई और कर भी नहीं सकता, पर अब मुझे करना तो पड़ेगा है क्योंकि जबान जो दी। 38 बोला, बॉस काम तो हो जाएगा, पर मेरी कोई चीज है उसके पास, अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो। ऋषभ बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस उसे यहाँ लाने के बारे में सोचो। एजेंट 38 ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और काम करने के लिए रेडी हो गया, फिर परमिशन ले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ऋषभ ने चोपर का गेट खोला। गेट खोलते ही अवनी बाहर आई और उसके गले लग उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी। ऋषभ बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, पिट क्यों रही हो। अवनी गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी उस सनकी से अकेले बात करने जाने की। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट में अकेला थोड़ी न था, मेरे साथ मेरे गार्ड भी तो थे। अवनी टोट मरते हुए बोली, हाँ ऐसे गार्ड जो सिर्फ खाना जानते हैं, एक आदमी के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। अवनी की बात सुन ऋषभ अपने गार्ड को देखा जो मुंडी नीचे कर खड़े थे। ऋषभ अवनी से बोला, स्वीट हार्ट ऐसा नहीं है, एजेंट 38 बहुत पावरफुल है, उसके आगे में भी नहीं टिक सकता, तो मेरे गार्ड क्या चीज है। अवनी ने हम में सिर हिलाया और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान पीछे से बोला, ऋषु तूने उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी न, कहीं वो उसे जाकर बता दे कि तू कैसा दिखता है।
ऋषभ एक स्माइल के साथ बोला, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, वो अपनी जबान का पक्का है। विवान बोला, पर अगर उसने किसी कारण बता दिया तो? ऋषभ बोला, अगर वो गलती करेगा तो वो उसका आखिरी मिनट होगा, क्योंकि मैंने उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया है जिसे मैं जब चाहूँ उसे हार्ट अटैक दे दूँ। आए विवान ऋषभ की चालाकी देख बोला, ऋषु इतनी बुद्धि लाता कहाँ से है? ऋषभ अवनी की तरफ देख बोला, ये सब मेरी बीवी का कमाल है। अवनी ऋषभ की बात समझ नहीं पाई और कुछ पूछने वाली थी कि निशा बोली, छोटे यहाँ का तो सारा सीन खराब हो गया, चल अब किसी दूसरे होटल में चल के लंच करते हैं। आए सबने हाँ में सिर हिलाया और चौपर में बैठ गए। ऋषभ डोर बंद करने से पहले एक गार्ड को बोला 1 घंटे में मुझे मेरे सारे गार्ड सीक्रेट बेस में चाहिए। उस गार्ड ने ओके बोला और वापस अपनी जगह पर जाके खड़ा हो गया। ऋषभ ने गेट बंद किया और पायलट से चलने को बोला। आए विवान ऋषभ को देख बोला, ऋषु तूने सबको सीक्रेट बेस पर क्यों बुलाया है? वहां तो हम कब से नहीं गए। ऋषभ विवान को देख बोला, भाई सब पता चल जाएगा, अभी लंच कर लेते हैं, फिर हमें भी वही चलना है। आए विवान ने फिर आगे कुछ नहीं पूछा और सब एक दूसरे से मजाक मस्ती करने लगे। 10 मिनट बाद हे सभी एक बड़े से होटल के छत पर लैंड हुए। उनके वेलकम के लिए होटल का मैनेजर भी छत पर ही खड़ा था। जैसी ही उसने ऋषभ को देखा वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, सर आप हमारे होटल में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए ऋषभ ने इस वक्त मास्क लगा लिया था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया और नीचे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे आ रहे विवान ने बोला, सर बुरा मत मानिएगा, बॉस ऐसे ही है। होटल का मैनेजर बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं आर के बॉस, कुछ भी करे बुरा नहीं लगता। फिर मैनेजर ने सबको हाथ जोड़ नमस्ते किया और सबको अपने होटल के सबसे वीआईपी रूम में ले गया। आए सबने रूम देखकर मैनेजर से बोला, सच में ये रूम तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। मैनेजर एक स्माइल के साथ बोला, जी बॉस आप लोग बैठिए, मैं वेटर भेजता हूँ। आए विवन मैनेजर को रोकते हुए बोला, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड सब काम करेंगे, वो लोग बाहर ही है, आप जाके उन्हें बता दो कहाँ से लाना है। मैनेजर ने ओके बॉस बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सबने अपना अपना मास्क हटा, एक गहरी सांस ली। निशा बोली, छोटे तू पूरा टाइम कैसे मास्क लगा लेता है, मेरी तो 10 मिनट में ही हालत खराब हो गई। आए एपिसोड 94 दिल्ली सीक्रेट बेस। कहानी अब तक। विवन मैनेजर को रोकते हुए बोला, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड सब काम करेंगे, वो लोग बाहर ही है, आप जाके उन्हें बता दो कहाँ से लाना है। मैनेजर ने ओके बॉस बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सबने अपना अपना मास्क हटा, एक गहरी सांस ली। निशा बोली, छोटे तू पूरा टाइम कैसे मास्क लगा लेता है, मेरी तो 10 मिनट में ही हालत खराब हो गई। आए अब आगे ऋषभ निशा को देख बोला, दी आप दिल्ली नहीं लगती ना, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा तो दिल्ली का काम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निशा ने हम में जवाब दिया। फिर कुछ याद आते ही बोली, छोटे वैसे अब कब तक दुनिया से अपनी असलियत छुपाने वालों हो, कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। आए ऋषभ बोला, दी आप सही कह रही हो, अब बहुत छुप के रह लिए आप, शायद दुनिया को अपना चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। फिर विवान की तरफ देख पूछा, क्यों विवान सही है ना? आए विवान को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने हामी भर दी। अवनी सबकी हामी सुन बोली, अगर सबको पता चल गया कि आप कौन है तो सबकी लाइफ को खतरा नहीं होगा। आए ऋषभ बोला, खतरा तो होगा, पर जितना खतरा अभी है उससे कम। अभी अगर किसी को मेरी फैमिली के बारे में पता चल गया तो वो पक्का उन्हें मारने जाएंगे। मेरे बॉडीगार्ड है, उनके पीछे पर ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है, इसलिए अगर किसी ने प्लेन बनाकर हमला किया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आए जब सबको पता होगा कि मेरी फैमिली ये है तब मैं अपनी फैमिली को खुलकर प्रोटेक्शन दे पाऊंगा। अवनी के साथ साथ सबको ये बात सही लगी। आए थोड़ी देर में लंच आ गया, सबने लंच किया, फिर सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अवनी निशा को अपने साथ पैलेस ले गई क्योंकि निशा पैलेस देखने की जिद कर रही थी और विवान और ऋषभ अपने सीक्रेट बेस की तरफ चल पड़े। आए करीब आधे घंटे बाद ऋषभ का चोपर एक सुनसान जंगल के बीच लैंड हुआ। ऋषभ और विवान दोनों ही चोपर से उतरे और इधर उधर देखा तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है और अजीब अजीब सी जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। आए उन दोनों के उतरते ही ऋषभ का चोपर वापस उड़ पड़ा। ऋषभ ने एक बार चौपर देखा, फिर जंगल के अंदर जाने लगा। विवान उसके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही ऋषभ को एक पेड़ दिखा। ऋषभ ने उस पेड़ को पीछे की ओर धक्का दिया, धक्का देते ही वो पेड़ पीछे की ओर खिसक गया। आए देखते ही देखते जिस जमीन पर ऋषभ और विवान खड़े थे वो एक ओपन लिफ्ट मर कन्वर्ट हो गई। ऋषभ ने उस लिफ्ट में लगी रेड बटन को दबाया, दबाते ही वो लाइफ बहुत तेजी से अंदर की ओर जाने लगी। करीब 3 मिनट चलने के बाद वो लिफ्ट रुकी। आए ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से उतरे। उतरते ही लिफ्ट वापस ऊपर की तरफ चल गई। ऋषभ ने एक बार अपने ऊपर देखा जहां लिखा था -98 फ्लोर। असल में ये सीक्रेट बेस एक बनकर है। आए जो कि जमीन के बहुत नीचे बनाया गया है ताकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऋषभ और उसकी फैमिली यहां रह सके। इस बंकर के अंदर करीब हर एक चीज मौजूद है। आए
यहाँ पर 300 लोगों के लिए 1 साल का खाना तक मौजूद है। ऋषभ अभी उस फ्लो नो को देख ही रहा था आए कि विवान बोला, ऋषु चल अंदर, सब वेट कर रहे हैं। ऋषभ विवान को देख हम में सिर हिलाया और अंदर की ओर जाने लगा। वो सीधा उस सीक्रेट बेस के हाल में गया जहां कम से कम 1000 लोगों के खड़े होने की जगह है। आए ऋषभ सीधा बीच में लगे स्टेज पे गया और बोलना शुरू किया, तुम सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें आप सालों से बंद पड़े बेस पर क्यों बुलाया। मैंने तुम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडीगार्ड दुनिया के बेस्ट बॉडीगार्ड हो, जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। आए तुम लोगों तो सुन लिया ही होगा कि एजेंट 38 ने अकेले ही कितने हमारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कितनों को घायल कर दिया। मैं ये गलती दोबारा नहीं चाहता। इस बार जो गलती हुई है उसकी वजह से मेरी फैमिली खतरे में पड़ सकती थी। आए सभी बॉडीगार्ड ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ सबको एक नज़र देख दोबारा बोला, मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से 1 साल तक तुम लोगों की ट्रेनिंग यहाँ होगी और तुम सभी को वर्ल्ड बेस्ट गार्ड बनना है। आए सबने जैसे ही 1 साल वाली बात सुन तो सबके मन में बस यही सवाल था कि अगर 1 साल वो यहाँ रहेंगे तो उनकी फैमिली का क्या होगा। आए ऋषभ सबकी परेशानी समझ गया। वो बोला, तुम लोगों को हर महीने में एक दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने को मिलेगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें विवान तुम्हें बता देगा। फिर ऋषभ वहां से उतर वापस बाहर की ओर जाने लगा। विवान उसके पीछे जाते हुए बोला, ऋषु ये क्या कर रहा है? अगर तूने सबको ट्रेनिंग करने में लगा दिया तो सिक्योरिटी का क्या होगा? ऋषभ एक डेविल्स मिले के साथ बोला, उसकी टेंशन तू छोड़ दे और इन सभी के लिए एजेंट 38 के जैसा ट्रेनर ढूंढ। आए एपिसोड 95 कहानी। अब तक ऋषभ सबकी परेशानी समझ गया। वो बोला, तुम लोगों को हर महीने में एक दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने को मिलेगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें विवान तुम्हें बता देगा। आए फिर ऋषभ वहां से उतर वापस बाहर की ओर जाने लगा। विवान उसके पीछे जाते हुए बोला, ऋषु ये क्या कर रहा है? अगर तूने सबको ट्रेनिंग करने में लगा दिया तो सिक्योरिटी का क्या होगा? ऋषभ एक डेविल्स मिले के साथ बोला, उसकी टेंशन तू छोड़ दे और इन सभी के लिए एजेंट 38 के जैसा ट्रेनर ढूंढ। आए अब आगे विवान ने हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ के साथ बाहर जाने लगा। दोनों लिफ्ट से ऊपर आए और अपने चौपर में बैठकर अपने पैलेस के लिए निकल गए। थोड़ी देर में दोनों पैलेस पहुंचे थे। दोनों ने देखा निशा, अवनी और कोमल तीनों घूम घूम कर पैलेस घूम रही है, क्योंकि तीनों में से किसी ने पैलेस देखा ही नहीं थी। आए ऋषभ उनके तीनों के पीछे खड़ा हो बोला, अभी तक बस इतना ही घूम पाए। तीनों पीछे मुड़ी तो पीछे ऋषभ अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा हो हंस रहा था। उसके साथ विवान भी खड़ा था। अवनी बोली, हाँ हम लोग इतना ही घूम पाए तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आए ऋषभ बोला, अरे मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं बस खुश था। अवनी घूरते हुए बोली, हमें पता है आप किस बात से खुश है। दोनों की लड़ाई बढ़ता देख निशा बीच में आते हुए बोली, अरे अरे अब तुम दोनों यहाँ लड़ने मत बैठ जाना। अवनी ने निशा की बात सुनी और शांत हो गई। अवनी के शांत होते ही ऋषभ भी शांत हो गया। आए निशा दोनों को चुप करा ऋषभ से बोली, छोटे ये बता तूने इतना बड़ा महल बनाया क्यों है? ऊपर से इस रास्ते बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है? जरा मुझे बता, इतना बड़ा महल जैसा घर बनवाया है क्यों तूने? ऋषभ बोला, दी ये मेरा इंडिया नहीं था, ये विवान ने किया है, उसी को बड़े घर पसंद है। निशा, अवनी, कोमल तीनों विवान को घूरने लगे। विवान की जान हलक में आ गई। वो हंसने का नाटक करते हुए बोला, हे भाई अपनी गलती मेरे पे क्यों डाल रहा है? आए ऋषभ उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ते हुए बोला, भाई ये सब मत कर, मुझे पता है तू मुझे फंसाना चाहता है पर मैं नहीं फंसूंगा। अब तूने गलती की है तो जेल में चला फ्रेश होने। इतना बोल के ऋषभ वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गए हो। आए उसके जाने के बाद तीनों दोबारा से विवान को देखने लगे। फिर क्या तीनों ने भर भर कर विवान को सुनाया जब तक उनकी अंदर की आत्मा शांत नहीं हो गई। पिछले 1 घंटे जो तीनों इस घर में किसी पागलों की तरह घूम रही थी, इस वजह से उन्होंने विवान को खूब सुनाया। तीनों ने सुनाकर हाल में आ बैठ गई। वही विवान का खून खोल रहा था ऋषभ के ऊपर। आए वो सीधा ऋषभ के कमरे में गया। उसने बहुत जोर से गेट खोला और अंदर देखा। अंदर का नजारा देख उसका मुंह बन गया, क्योंकि ऋषभ अंदर लड़ाई करने की पूरी तैयारी कर बैठा था। उसने अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेट रखा था और एक हाथ में झाड़ू ले रखा था तो दूसरे हाथ में तकिए से अपना कवच बना रखा था। विवान अंदर आया और बगल में रखे फ्लावर पोट को उठा लिया और ऋषभ को मरने आगे बढ़ा। ऋषभ उसे अपने पास आता देख बोला, भाई भाई सुन तो ले, फिर मार लियो। आए विवान गुस्से में ही बोला, अब सुनेगा तो तू गधे, तूने उन 3 नमूनों के बीच मुझे छोड़ आया, तुझे पता है उन्होंने बोल बोल कर मेरे कानों से खून निकाल दिया। इतना बोलते बोलते विवान ने फ्लावरपोट ऋषभ के ऊपर फेंक दिया। वो तो अच्छा था ऋषभ ने पहले ही सब तैयारी कर ली थी, वरना आज उसका सिर फुटना पक्का था। ऋषभ फिर दोबारा बोला, भाई सुन, एक बार सुन तो ले, मैंने ऐसा क्यों किया? आए विवान थोड़ा शांत हुआ और एक गहरी सांस ले बोला, ठीक है बोल, अगर जो बोल रहा है वो मुझे सही नहीं लगा ना तो तेरी आज खैर नहीं। आए
ऋषभ ने अपने तकिया एक साइड रखा और धीरे धीरे बाहर जाते हुए बोला, भाई वो क्या है न। विवान इरिटेट हो बोला, वो क्या, आगे बोल। आए। ऋषभ गेट के पास पहुंच जल्दी से गेट खोल भागते हुए बोला, भाई मैंने सब जानबूझकर किया है, तू भी मुझे कई बार फंसाता है, आज मैंने फांसा दिया। और ऋषभ तेजी से नीचे की तरफ भागने लगा। विवान जो कुछ देर पहले थोड़ा सा शांत हुआ था वो ऋषभ की बात सुन और भड़क गया। आए। वो बोला, ऋषभ बेटा तू तो गया, आज बच के दिखा। फिर वो भी नीचे की तरफ भागने लगा। ऋषभ सीधा नीचे हाल में जा बाहर की ओर भागने लगा। आए। ऋषभ को ऐसे भागता देख हाल में बैठी मजे करती ही निशा, अवनी और कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ ऐसे क्यों भाग रहा है। तभी पीछे से विवान भी भागता हुआ आ रहा था। उसे भागता देख निशा बोली, भाई कौन सी रेस चल रही है जिसमें सिर्फ तुम दोनों ही भाग रहे हो। विवान बाहर भागते हुए हे बोला, निशा ये रेस नहीं वार है जो मेरे और ऋषभ के बीच चल रही है। वहां हाल में बैठे तीनों में से किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आया। आए। विवान जब पैलेस से बाहर आया तो देखा ऋषभ अपनी लंबो ले भाग रहा था। विवान ने उसे रोका पर ऋषभ नहीं रुका, इसलिए विवान ने भी बुगात उठाई और ऋषभ के पीछे लग गया। आए। एपिसोड 96 सस्पेंस। कहानी अब तक विवान बाहर भागते हुए हे बोला, निशा ये रेस नहीं वार है जो मेरे और ऋषभ के बीच चल रही है। वहां हाल में बैठे तीनों में से किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आया। आए। विवान जब पैलेस से बाहर आया तो देखा ऋषभ अपनी लंबो ले भाग रहा था। विवान ने उसे रोका पर ऋषभ नहीं रुका, इसलिए विवान ने भी बुगाटी उठाई और ऋषभ के पीछे लग गया। आए। अब आगे आज दिल्ली की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था। दो महंगी गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगी हुई थी। कभी ऋषभ विवान के आगे होता तो कभी विवान आगे होता। दोनों आज पता नहीं है कितनी लाल बेटियों को भी बिना देखे गाड़ी चलाए। आए। करीब 1 घंटे की रेस के बाद ऋषभ विवान को अपने पीछे एक जंगल में ले गए। जंगल का इलाका देखकर विवान के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर वो कुछ कर तो सकता नहीं था। वो भी तेजी से ऋषभ का पीछा कर रहा था। आए। कुछ दूर जंगल में अंदर जाने के बाद ऋषभ ने अपनी कार रोकी और कार से उतर खड़ा हो गया। विवान भी उसे खड़ा देख अपनी कार रोकी और कार से बाहर निकलकर ऋषभ के पास गया। थोड़ी देर पहले जो ऋषभ मजाक के मूड में था, आए, वो अचानक से इतना सीरियस लग रहा था। उसको सीरियस देख विवान भी अपने मजाक के मूड से बाहर आया और बोला, ऋषु क्या हुआ, तू अचानक से यहाँ क्यों आया। आए। ऋषभ अपनी सोच से बाहर आया और विवान को देख बोला, भाई मैं एक बात पूछूं, सच सच बताएगा ना। विवान को कुछ गड़बड़ की फीलिंग आ रही थी। वो बोला, हाँ ऋषु तू पूछ तो सही, तुझे क्या जानना है। आए। ऋषभ विवान की आंखों में देखते हुए बोला, भाई ये बता ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कोई तेरी जाता लेने की हिम्मत कर रहा है। ऋषभ का बात सुन विवान को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, क्योंकि वो ऋषभ से झूठ तो बोल नहीं सकता था और सच वो बोलना नहीं चाहता था। आए। वो अभी इसी कस्माकस में पड़ा था कि ऋषभ दोबारा बोला, भाई देख जो भी है सच सच बता दे, मुझे तेरी फिक्र है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। विवान अपने लिए फिक्र देख बोला, ऋषु देख जो भी बात है वो हम दोनों से जुड़ी हुई है। अगर मैंने तुझे बता दिया तो तेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। आए। विवान की बात सुन ऋषभ बोला, भाई कोई नहीं, मेरी जान तेरे से इंपॉर्टेंट नहीं है, तू बस मुझे बता, मुझे जानना है ऐसी क्या बात है। आए। विवान ने कई बार कोशिश की पर ऋषभ एक बार भी नहीं माना। हार मानकर विवान ने सब बोलना शुरू किया, ऋषु देख ये बात कई साल पुरानी है। आए। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़कियों से बचाते थे न, तो हमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया था जो उस वक्त तो ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर अब वो हमस ज्यादा नहीं पर हमस काम भी नहीं है। आज के वक्त पर उसकी खुद की आर्मी है, पर यह बात किसी को नहीं पता कि वो कब कहाँ और कैसा देखते हैं। आए। ऋषभ इतना सुन बोला, ये तो ठीक है पर वो तेरे पीछे इतने छोटी चीज की वजह से तो नहीं पड़ेगा। आए। विवान बोला, ऋषु वो इस वजह से मेरे पीछे तो नहीं पड़ा, पर पहले जब हमन इसे तबाह किया था ना तो इसने मुझे ऋषभ समझकर मारने का पूरा मन बना लिया था, पर फिर बाद में वो सब कुछ भूल गया था। आए। लेकिन पता नहीं कैसे उसे ये पता चला कि मैं मुंबई में हूं, तो उसने मुझे सबक सिखाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे किडनैप करा लिया। पर जब मैं उसके अड्डे पर पहुंचा तो मैंने वहां हर तरह के इलीगल काम देखा, तो मैंने जल्दी से अपनी वॉच में लगे कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया। आए। और ये बात उसे पता चल गई, इसलिए उसने मुझे मारने का पूरा डिसीजन कर लिया। अब आगे का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं कैसे मल्होत्रा के पास पहुंचा, ये सब हुआ था तब से उसने मुझे मारने के लिए अपने आदमी लगा रखे हैं। ऋषभ बोला, अच्छा ये बात है, पर वो तेरे से वो वीडियो लेकर भी तो बात को रफा दफा कर सकते हैं। विवान बोला, नहीं भाई, उन्हें लगत है मास्क के पीछे छुपा हुआ आरके में ही हूँ, इसलिए वो एक साथ दो शिकार करना चाहते हैं, तुझे भी मारना चाहते हैं और मुझे भी। आए। इसलिए मैंने अभी तुझसे ये सब छुपाया था कि अगर तुझे ये पता चल गया तो तू पक्का उसे ढूंढने जाएगा, और इस वक्त हमारे पास उसे लड़ने का वक्त नहीं है, ना ही उतने आदमी है।
ऋषभ विवान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सब सुन वो बोला, ठीक है एक काम कर, तू घर जा, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। विवान बोला, तुझे अचानक से ऐसा कौन सा काम याद आ गया जो तू मेरे बिना जाना चाहता है? आए ऋषभ बोला, भाई है कुछ काम, मैं अभी बता नहीं सकता, अभी तू घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। फिर वो अपनी लंबों में बैठ वापस जंगल से बाहर की तरफ निकल गया। आए विवान अपनी जगह खड़ा देखता रह गया। एपिसोड 97 ओल्ड कुंद्रा ऑफिस। कहानी अब तक ऋषभ विवान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सब सुन वो बोला, ठीक है एक काम कर, तू घर जा, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। विवान बोला, तुझे अचानक से ऐसा कौन सा काम याद आ गया जो तू मेरे बिना जाना चाहता है? ऋषभ बोला, भाई है कुछ काम, मैं अभी बता नहीं सकता, अभी तू घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। फिर वो अपनी लंबों में बैठ वापस जंगल से बाहर की तरफ निकल गया। विवान अपनी जगह खड़ा देखता रह गया। अब आगे जब तक ऋषभ विवान की आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक वो वहां खड़े हो उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद विवान भी अपनी बुगाटी में बैठा और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ ऋषभ की कार में वो बड़ी ही गहरी सोच में था। तभी उसके दिमाग में एक इंडिया आया और उसने एजेंट 38 को फोन लगा दिया। 2-3 रिंग के बाद उधर से फोन पिक हुआ। ऋषभ बिना कुछ सुने बोला, 1 घंटे में मुझे कुंद्रा इंडस्ट्रीज की ओल्ड ऑफिस पे मिलो, और ऋषभ ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ एजेंट 38 को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आरके ने उसे ऐसे क्यों बुला दिया। फिर भी उसने ज्यादा ना सोचते हुए किसी को फोन कर कुंद्रा इंडस्ट्रीज की ओल्ड ऑफिस का एड्रेस लिया और वहां के लिए निकल गया। आधा घंटे बाद विवान वापस कुंद्रा पैलेस पहुंचा तो देखा तीनों हॉल में बैठ के कर उठपटांग बातें कर रही थी। विवान भी उसके पास बैठ गया। विवान को अकेला देखा अवनी बोली, विवान वो कहाँ है? विवान बोला, अवनी ऋषभ कुछ जरूरी काम से कहीं गया है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। अवनी बोली, वो बिना तुम्हारे किसी जगह तो आज तक नहीं गए, फिर आज ऐसा क्या हुआ जो वो अकेले गए हैं? विवान ने अपने कंधे उछका दिए और बोला, अवनी ये बात तक मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अवनी ने विवान से आगे कुछ नहीं पूछा और बोली, ठीक है मैं देखती हूँ। फिर उसने निशा दी से परमिशन ले अपने कमरे की तरफ चल दी। निशा ने भी अवनी को जाने को बोल दिया और खुद भी घर जाने के लिए निकल गई। अवनी जाते जाते निशा से बोली, दी विवान आपको घर तक छोड़ देगा? विवान ने भी हामी भर दी और निशा को लेकर घर के लिए निकल गया। अवनी भी अपने कमरे में आए और अपना फोन ढूंढकर ऋषभ को फोन करने लगी। 1-2 ही रिंग में ऋषभ ने फोन पिक कर लिए और बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट? विवान ने कुछ बोला है क्या? अवनी बोली, आपको कैसे पता कि विवान ने मुझे कुछ बोला होगा? ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट मैं उसे सालों से जानता हूँ, उसकी यही आदत है, और तुम अब टेंशन ना लो, मैं सच में कुछ जरूरी काम से बाहर आया हूँ, कुछ देर में घर आ जाऊंगा। अवनी बोली, मैं मान लेती हूँ कि आपको जरूरी काम है, पर मुझे बता भी तो सकते हैं ऐसा क्या जरूरी काम है जो आप बिना विवान के गए हैं? ऋषभ इस बार थोड़ा सीरियस टोन में बोला, स्वीट हार्ट है कुछ जरूरी काम जो मैं उसे नहीं ला सकता था, ना ही तुम्हें बता सकता हूँ। अब और कोई सवाल जवाब नहीं, मैं फोन रख रहा हूँ। ऋषभ ने सब बोलकर फोन काट दिया। अवनी तो बस फोन को ही घूमती रह गई। 1 घंटे बाद ऋषभ अपनी लंबो लेकर ओल्ड कुंद्रा ऑफिस पहुंचा। उसकी लंबो आवाज सुन एजेंट 38 जो छुप कर बैठा हुआ था वो सामने आ खड़ा हो गया। ऋषभ ने उसे देखा और उसके पास अपनी कार लाके रोकी और कार से बाहर निकल एजेंट 38 के पास गया। एजेंट 38 विवान को इतना सीरियस बोला, बॉस ऐसा क्या हो गया जो आपने इतना जल्दी में मुझे बुलाया? ऋषभ अपनी लंबो के बोनट पर बैठ एजेंट 38 को देखने लगा। 38 को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ ऐसा बिहेवियर देख एजेंट 38 बोला, बॉस आर यू ओके, इज एनीथिंग हैपन? ऋषभ 38 को देखते हुए बोला, 38 मैंने तुझे एक काम बोला था याद है? एजेंट 38 बोला, बॉस बस मैं उसी काम में लगा हूं, कल तक वो पूरा हो जाएगा। ऋषभ बोला, छोड़ दे उस काम को। 38 बोला, पर बॉस क्यों? अपने ही तो बोला था उसे आपके पास लाने को। ऋषभ बोला, मैंने ही बोला था ना, अब मैं ही मना कर रहा हूं, अब तो उसकी जगह उसे भी बड़ा काम करेगा। एजेंट 38 बोला, जी बॉस आप बस बोले, मैं कोई भी काम करने को रेडी हूँ। ऋषभ बोला, मुझे पता है तू वो काम कर सकता है, इसलिए ही मैं तुझे दे रहा हूँ। तुझे ये पता लगाना है कि मेरी जान के पीछे कौन पड़ा है जो पॉवर में बिल्कुल मेरी बराबरी कर सकता है। एजेंट 38 बोला, बॉस पर आपकी बराबरी करने वाला तो आज तक कोई पैदा कैसे हो गया? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वो पैदा हुआ है तभी मजा आएगा ना, आखिर मुझे टक्कर देने की हिम्मत किसके अंदर है, मुझे भी देखना है। एजेंट 38 बोला, जी बॉस हो जाएगा। एपिसोड 98 बिजनेस आइडिया। कहानी अब तक। एजेंट 38 बोला, जी बॉस आप बस बोले, मैं कोई भी काम करने को रेडी हूँ। ऋषभ बोला, मुझे पता है तू वो काम कर सकता है, इसलिए ही मैं तुझे दे रहा हूँ। तुझे ये पता लगाना है कि मेरी जान के पीछे कौन पड़ा है जो पॉवर में बिल्कुल मेरी बराबरी कर सकता है।
एजेंट 38 बोला, बॉस पर आपकी बराबरी करने वाला तो आज तक कोई पैदा कैसे हो गया? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वो पैदा हुआ है तभी मजा आएगा ना, आखिर मुझे टक्कर देने की हिम्मत किसके अंदर है, मुझे भी देखना है। आए एजेंट 38 बोला, जी बॉस हो जाएगा। आए अब आगे कुछ देर और इधर उधर की काम की बातें कर ऋषभ अपने पैलेस के लिए निकल गया और एजेंट 38 भी काम पूरा करने के लिए निकल पड़ा। ऋषभ रास्ते भर सोचते जा रहा था कि अवनी को क्या बोलेगा, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया तो अवनी पक्का उसे ये काम पूरा नहीं करने देगी। आए शाम का वक्त ऋषभ अपनी लंबो लेकर अपने पैलेस आया। उसने अपनी कार पार्क की और सीधा अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा वहां पर अवनी, विवान और कोमल तीनों पहले से ही मौजूद थे। ऋषभ भी अवनी के पास आके बैठ गया और बोला, क्या हो रहा है भाई, सब आज हाल में क्या कर रहे हैं? आए विवान बोला, कुछ नहीं भाई, हम बस एक बिजनेस प्लान तैयार कर रहे थे। ऋषभ बोला, कौन सा, मुझे भी बताओ भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ। इसका जवाब अवनी ने दिया, वो तो हम बताएंगे हैं, पर पहले आप ये बताएं आप किस जरूरी काम से गए थे जो विवान को भी नहीं लेकर गए? आए ऋषभ ने बात घुमाते हुए बोला, अरे था एक काम स्वीट हार्ट, उसे छोड़ो, तुम ये बताओ किस बिजनेस का प्लान बना रहे हो, मुझे सुनने की बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। अवनी को समझ आ गया था कि ऋषभ बात को घुमा रहा है और वो ऐसे नहीं बताएगा, इसलिए उसने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। आए और सोचा कि आराम से कमरे में बात कर लेगी। अवनी बोली, ठीक है तो सुनो आप भी, हम तीनों ने एक चीज सोची है। आए ऋषभ बोला, क्या सोची? अवनी बोली, बताने तो दो। आज हम लोग घर वापस आ रहे थे तो हमने एक कार मॉडिफिकेशन की शॉप देखी जो बहुत अच्छी अच्छी कार मॉडिफाई कर रखी थी, तो हमने सोचा है क्यों ना हम भी एक कार मॉडिफिकेशन की कंपनी खोले जिसमें हम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कार को मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो आए इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पहली तो लोगों को कार खरीदने के बाद मॉडिफिकेशन के लिए पैसा नहीं देना होगा, हम ही उनको उनके हिसाब से कार बनाकर देंगे। और दूसरा ये कि मॉडिफिकेशन वाले जो भी पार्ट्स लगाते हैं आए वो ज्यादातर लोकल होते हैं, जिससे कस्टमर की सेफ्टी से खेलवाड़ होता है। हम जो भी पार्ट्स लगाएंगे सभी हमारी कंपनी में ही मैन्युफैक्चर होके, तो क्वालिटी का कोई इश्यू होने ही नहीं वाला। आए ऋषभ अवनी की बातें ध्यान से सुन रहा था। अवनी ने सब कुछ बता के ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, स्वीट हार्ट आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें पता है आए अगर हमने लोगों के हिसाब से कार को मैन्युफैक्चर करने लग गए तो हमारी एक कार की कॉस्टिंग डबल हो जाएगी, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कस्टमर 10 बार सोचेगा कि कार लूं या ना लूं। आए अवनी बोली, मैंने भी यही सोचा था, पर विवान का कहना है अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी कार की इमेज एक स्टेटस के साथ जोड़ देंगे तो लोग पैसा खर्च करने को रेडी हो जाएंगे, चाहे कितने भी हो। आए ऋषभ बोला है, ये भी किया जा सकता है, पर हम अपनी कार छोटे से लेकर बड़े लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? बड़े लोग तो फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, पर छोटे लोग जो कार अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं उनका क्या? आए अवनी बोली, हमारा टारगेट छोटे लोग है ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के बच्चों को टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हीं को मॉडिफाइड कार्स का शौक होता है। और रही बात छोटों की, तो उनके लिए बाकी कंपनियां हैं ना। ऋषभ को आइडिया में दम तो लगा, वो बोला, ठीक है तो एक और कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी घुसेंगे, पर ये डिसाइड कर लेना कौन कौन क्या जा देखेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, बाकी का काम तुम लोगों को ही देखना है। आए अवनी बोली, मैंने सब पहले ही सोच रखा है, आप बस इन्वेस्टमेंट दे दो, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो, अब मैं भी अपने दम पर एक कंपनी खड़ी कर दिखाऊंगी। आए ऋषभ बोला, ठीक है भाई, जो करना है करो, बस अपना ध्यान रखना कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मैं तो हूँ ही पीछे। आए इतना बोलकर ऋषभ वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। आज तीनों को ऋषभ का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि ऋषभ हर मस्त मौला जिंदगी जीता था, इसलिए आज उससे देखकर थोड़ा अलग सा फील हो रहा था। पर तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं तजी कि ऋषभ को हुआ क्या है, जाके पूछ ले। आए एपिसोड 99 एवनी द हैकर। कहानी अब तक। ऋषभ बोला, ठीक है भाई, जो करना है करो, बस अपना ध्यान रखना कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मैं तो हूँ ही पीछे। आए इतना बोलकर ऋषभ वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। आज तीनों को ऋषभ का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि ऋषभ हर मस्त मौला जिंदगी जीता था, इसलिए आज उससे देखकर थोड़ा अलग सा फील हो रहा था। पर तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं तजी कि ऋषभ को हुआ क्या है, जाके पूछ ले। आए अब आगे ऋषभ के जाने के बाद थोड़ी देर तीनों ने बातें की कि वो भी अपने अपने कमरे में चले गए। अवनी भी उठकर अपने कमरे में आई तो देखा ऋषभ विंडो पर खड़ा हो वाइन पी रहा। यहाँ अवनी भी उसके बगल में जा खड़ी हो गई। ऋषभ को अवजी के आने का एहसास हो गया था, इसलिए वो बोला, स्वीट हार्ट, मैंने उस वक्त इसलिए कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं विवान के सामने कुछ नहीं बताना चाहता था। अवनी बोली, मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं था। अब बताओ, ऐसा कौन सा जरूरी काम करने गए थे?
ऋषभ अवनी की तरफ मुड़ा और बोला, स्वीट हार्ट, एक आदमी के बारे में पता चला है जो ताकत में बिल्कुल मेरे बराबर है, पर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर उसे मेरे बड़े में सब पता है, और वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, या कहा जाए विवान को ऋषभ समझकर उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अवनी बोली, ऐसा कौन आ गया जो अब से पंगा लेने की ताकत रखता है? ऋषभ बोला, वो तो नहीं पता, बस इतना पता है हमने पहले उसके किसी काम में तंग अड़ाया था, इसी वजह से वो मुझे मरने के पीछे पड़ा है। अवनी ऋषभ की बात बहुत आराम से सुन रही थी। वो बोली, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकती हूँ। ऋषभ बोला, कैसे? अवनी स्माइल के साथ बोली, आप भूल क्यों जाते हैं, मैं भी एक हैकर हूँ और ये सब काम मेरे बाएं हाथ का है। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, मुझे याद है, पर मैं इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी अपना एक हैकिंग ग्रुप है जो तुम्हारे बारे में शायद पता लगा ले तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुम कुछ नहीं करोगी। अवनी बोली, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मैं दुनिया की बेस्ट हैकर में से एक हूं, मुझे पता है आप जी आइडेंटिटी कैसे छुपाना है। मुझे आज तक कोई क्यों नहीं ढूंढ पाया तो उनकी क्या मजाल, और अगर ढूंढ भी लिया तो मैं आपके साथ रहती हूं, किसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे टच करने की? ऋषभ बोला, ठीक है स्वीट हार्ट, तुम्हें जो करना है कर लो, पर ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत वो छोड़ दोगी। अवनी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, जो हुक्म मेरे आका। ऋषभ उसकी नौटंकी देख हंस पड़ा और उसे हक कर लिए। अवनी ने भी उसे हक कर लिया। थोड़ी देर हक कर ऋषभ अवनी से अलग हुआ और बोला, स्वीट हार्ट, अब मुझे घर जाना होगा वरना मम्मी बहुत सुनाएगी। अवनी बोली, यहाँ नहीं रुक सकते आप। ऋषभ उसके गलों पर हाथ रखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जब तक मैं सबको सब कुछ नहीं बता देता तब तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता, ये तो तुम भी जानती हो। अवनी ने भी आगे कुछ नहीं बोला और ऋषभ के हाथों पर किस करते हुए बोली, ठीक है आप जाइए, पर कल जल्दी मिलने आ जाना। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की ओर चला गया। अवनी उसे जाती देखती रही। उसके जाने के बाद अवनी ने अपने कबर्ड से लैपटॉप निकला और उसे ओपन किया। ओपन करते ही उसे एक नोटिफिकेशन दिखी। देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। तभी अचानक से ऋषभ वापस कमरे में आ गया। अवनी ने ऋषभ को देखते ही फट से अपना लैपटॉप वापस से बंद कर दिया। ऋषभ को ये बात फिर से अजीब लगी, पर उसने कुछ बोला नहीं और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। अवनी उससे कुछ ढूंढते हुए देख बोली, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? ऋषभ बोला है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अवनी ने अपने बगल में रखे ऋषभ के मोबाइल को उसे पकड़ा दिया। ऋषभ ने मोबाइल लिया और अवनी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की और वापस से बाहर चला गया। अवनी उसके जाते ही अवनी ने एक गहरी सांस ली और वो गेट पर जा उसने गेट लॉक किया और वापस अंदर आ लैपटॉप पर काम करने लगी। उसने बहुत देर तक काम करने के बाद भी उस आदमी के बारे में थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन निकाल पाई, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थी ही नहीं, जितनी थी वो सब अवनी ने पहले ही निकाल लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने किसी को फोन किया और अपने लैपटॉप में फिर से कुछ करने लगी। वहीं बाहर ऋषभ और विवान दोनों कार में बैठे थे। विवान कार चला रहा था और ऋषभ को देख रहा था जो बहुत ही गहरी सोच में था। विवान बोला, ऋषु क्या हुआ? तू जब से मैंने उस आदमी के बारे में बताया है तब से तू बहुत काटा काटा लग रहा है। ऋषभ विवान की आवाज सुन होश में आया और बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं, ने तो किसी और चीज से परेशान हूँ। विवान बोला, अगर तुझे कोई देना हो तो मुझे बता सकता है, शायद मैं तेरी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। ऋषभ बोला, भाई मुझे ऐसा लग रहा है अवनी मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि पहले भी मैं जब अचानक से कमरे में या था तब उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था, वैसे ही उसने आज भी किया। एपिसोड 100, ऋषभ की असलियत फैमिली के सामने। कहानी अब तक। ऋषभ विवान की आवाज सुन होश में आया और बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं, ने तो किसी और चीज से परेशान हूँ। विवान बोला, अगर तुझे कोई देना हो तो मुझे बता सकता है, शायद मैं तेरी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। ऋषभ बोला, भाई मुझे ऐसा लग रहा है अवनी मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि पहले भी मैं जब अचानक से कमरे में या था तब उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था, वैसे ही उसने आज भी किया। अब आगे विवान बोला, ऋषु जरूरी नहीं है कि वो तुझसे कुछ छुपा रही है तो गलत ही होगा, क्या पता छुपाने का कोई और रीजन हो, कुछ और भी तो रीजन हो सकता है जो तू सोच रहा है, जरूरी नहीं है वही रीजन हो। ऋषभ बोला, पर भाई मैं उससे सब कुछ शेयर करता हूं तो उसे भी सब कुछ करना चाहिए ना? विवान बोला, हाँ करना तो चाहिए, पर होगा कोई रीजन जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही होंगी तो तू अब उस पर शक मत कर। ऋषभ बोला, भाई मैं शक नहीं कर रहा, पर दिमाग में आप ही वो बात आ रही है कि अवनी मुझसे कुछ छुपा रही है। विवान हार मन बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कोमल से पूछूंगा, क्या पता उसे पता हो को अवनी ऐसा क्यों कर रही है। तू अब टेंशन मत ले और हाँ अवनी पे से अपना ट्रस्ट मत खो वरना बाद में दिक्कत होगी। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों ऋषभ के घर पहुंच गए। अंदर पहले से ही गीता जी, निशा और महेश जी सब बैठकर ऋषभ का ही इंतजार कर रहे थे।
ऋषभ अंदर जाके सीधा अपने डैड के पैर छू उनके बगल में बैठ गया। विवान ने भी महेश जी के पैर छुए और आज्ञा ले बाहर जाने लगा तो महेश जी उससे रोकते हुए बोले, विवान डिनर हमारे साथ करके जाओ ना। विवान ने मना तो किया पर महेश जी के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। विवान भी ऋषभ के बगल में एके बैठ गया। महेश जी ऋषभ को देख बोले, बेटा ये बता तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, तू तो एक हफ्ते बाद आने वाला था न। ऋषभ अपनी माँ को देखते हुए बोला, डैड पड़ गया था कोई जरूरी काम, इस वजह से अभी आना पड़ गया। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ आप सब मेरा क्यों वेट कर रहे थे। महेश जी बोले, अरे आज वालिया जी का फोन आया था, उसका कहना है कि अगले महीने की 15 को शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, वो उसी दिन शादी करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें सबसे बात करके बताने को बोला है, तो तुम सब बताओ 15 ठीक रहेगी। ऋषभ बोला, डैड आपको डेट रखनी है रख दो, सब ठीक ही रहेगा, और वैसे भी ये पनौती जितनी जल्दी घर से जाएगी उतनी जल्दी सबको सुकून मिलेगा। ऋषभ की बात सुन निशा चीड़ गई और बोली, कुत्ते और कितना चाहिए तुझे, इतना सब कुछ तो है तेरे पास, अब मुझे इस घर से जल्दी से भगा के इसे भी लूटना चाहता है। ऋषभ निशा को चिढ़ता देख और चिढ़ाने वाले लहजे में बोला, अरे दी आप आज जाओ या कल जाना तो आपको है ही, क्योंकि ये घर आपका नहीं है, तो ज्यादा दिन रुकने से बढ़िया 15 को निकलते बनो तो सबकी जिंदगी में शांति रहेगी। निशा ऋषभ की बात सुन और चीढ़ गई और बोली, छोटे तू भूल रहा है, अगर तूने ज्यादा बकवास की न तो मेरी तेरी बीवी के बारे में बता दूंगी। इतना बोल के निशा ने अपने मुंह पे हाथ रख दिया और सोचने लगी अबे उसने गुस्से में क्या बक दिया। ऋषभ को उम्मीद नहीं थी कि निशा ऐसे सब कुछ बक देगी। वहीं महेश जी और गीता जी निशा की बात सुन ऋषभ को आंखें फाड़े देख रहे थे। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलना चाहता था और ना ही इतनी जल्दी सब कुछ बताना चाहता था। महेश जी ऋषभ को देख थोड़ा सख्त लहजे में बोले, ऋषभ ये निशा क्या बोल रही है। निशा अपनी बात को संभलते हुए बोली, डैड वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसे परेशान कर रही थी, आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। विवान भी निशा का साथ देते हुए बोला, अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, निशा तो बकती ही रहती है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ये सब बक दिया। निशा विवान की बात सुन उसे घूरने लगी पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि अभी विवान से ज्यादा ऋषभ की बात को संभलना जरूरी था। महेश जी को उन दोनों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ऋषभ को किसी गहरी सोच में देख लिया था, इसलिए उन्हें इतना तो यकीन हो गया था कुछ तो बात है। वो बोली, ऋषभ मुझे जानना है क्या ये सच है, तूने शादी कर ली है। ऋषभ अपनी सोच से बाहर आया और एक गहरी सांस लेकर बोला, जी डैड मैंने शादी कर ली है। उसका जवाब सुन महेश जी थोड़ा उदास हो गए और वहां से उठकर चले गए। वही गीता जी गुस्सा हो बोली, ऋषभ तूने क्या किया है, पता भी है तूने हमें बिना बताए शादी कर ली। शादी की तो कि हमें तो ये भी नहीं पता लड़की कैसी दिखती है, किस जात की, कैसे लक्षण है उसके। ऋषभ गीता जी को शांत करते हुए अपनी पूरी सच्चाई बता दी कि वो ही आरके है, उसका कितना बड़ा एम्पायर है, उसने सब कुछ कैसे कैसे मैनेज किया। उसने बस एक चीज नहीं बताई कि रजनी की डेथ उसकी वजह से ही हुई थी। सारी बातें जान गीता जी की आंखें बाहर आने को हो रही थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दम पर खड़ी कर चला रहा है। गीता जी खुश हो बोली, बेटा मतलब तू वो ये जैसे सब देखना चाहते हैं, यहाँ तक कि डैड भी उसके बहुत बड़े फैन है। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, माँ ये बात अभी डैड को नहीं पता चलनी चाहिए, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। गीता जी ने हाँ में सिर हिलाया और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, मेरी बहू को क्यों नहीं लेकर आया। ऋषभ बोला, माँ लाना क्या है, आप लोग ही उसके पास चलो। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।